हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 11th फिजिक्स के सिलेबस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि है कार्नोट इंजन का। अगर ये टॉपिक आपके स्कूल में करवाया है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फाइनल एग्जाम में इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आपके स्कूल में ये टॉपिक छुड़वा दिया है फिर तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है, बट जिनके स्कूल्स में करवाया है उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नीट और जेई के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। शुरू करते हैं बच्चों। कार्नोट इंजन बेसिकली है क्या? कार्नोट इंजन एक हीट इंजन है। सबसे पहले तो यह समझ लो, हीट इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, यानी किसी भी फॉर्म में वो जो इनपुट लेता है एनर्जी का वो हीट होती है और वो आउटपुट कुछ मैकेनिकल वर्क करके हमको देता है। जैसे ट्रेन का इंजन होता है जिसमें कि कोयला डाला जाता है, फिर वहां से पानी गर्म किया जाता है, स्टीम प्रोड्यूस होती है और उस स्टीम की हीट की हेल्प से पहिए को घुमाया जाता है, जो कि मैकेनिकल वर्क है। तो इस तरह के किसी भी इंजन को हम लोग बोलते हैं हीट इंजन। हीट इंजन पे मैंने एक बढ़िया वीडियो बनाया था, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूं। हीट इंजन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक सोर्स होता है। भाई, हीट इंजन में जो भी चीज है वो कहीं से हीट तो लेगी, तो जो जो सोर्स है जहां से हीट ली जा रही है दैट इज सोर्स, और उसको सोर्स बोलते हैं जहां से हीट ली जा रही है, और उसका एक टेम्परेचर होता है सपोज T1, जो ब्लैक यहां पे नहीं दिखेगा तो हम इसको कर देते हैं व्हाइट। ठीक। एक होता है वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस वो होता है जो हीट लेता है, जो काम करता है। अब ट्रेन वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ट्रेन वाले एग्जांपल में वर्किंग सब्सटेंस है क्या? स्टीम है वर्किंग सब्सटेंस। और उस स्टीम ने हीट ली कहां से है? अरे ठीक है, स्टीम पहले पानी थी, लेकिन पानी भी तो स्टीम का ही रूप है, तो उसने हीट ली कहां से है? फर्नेस से ली है, जहां कोयला जल रहा है। तो वो क्या हो गया? वो सोर्स हो गया। वर्किंग सब्सटेंस सब्सटेंस क्या हुआ? स्टीम, है ना, उस वाले में, ट्रेन वाले में। तो वर्किंग सब्सटेंस यानी कि स्टीम ने सोर्स से Q1 हीट खींचा। हर बार ऐसा ही होता है कि किसी भी हीट इंजन में सोर्स से वर्किंग सब्सटेंस कुछ हीट खींचेगा, फिर वो कुछ काम करेगा, फिर कुछ हीट बच जाएगी और बची हुई हीट को बाहर फेंक देगा कि भैया मेरा काम हो गया, मेरे को नहीं चाहिए, अब मैं नई हीट लूंगा सोर्स से अगले साइकिल में। ठीक। तो वर्किंग सब्सटेंस ने हीट खींची Q1, काम किया W, और बची हुई हीट Q2 सिंक में रिजेक्ट कर दी। तो ये हीट इंजन वाले वीडियो में हमने पढ़ा था। तो काम कितना किया बताओ भाई? Q1 हीट उसने खींची और Q2 तो फेंक ही दी। तो वर्क के लिए कितना यूज करा? वर्क के लिए यूज करा Q1 माइनस Q2, है ना। तो ये कहानी थी उसकी। ठीक है, तो कार्नोट इंजन का सीन क्या है यहां पे बच्चों? कार्नोट इंजन क्या है? कार्नोट इंजन, पहली बात तो कार्नोट इंजन भी एक हीट इंजन है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कार्नोट इंजन एक थ्योरेटिकल इंजन है, प्रैक्टिकली नहीं बन सकता। अब ये प्रैक्टिकली क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अभी मैं आपको इसका डिजाइन दिखाता हूं। इसके अंदर इतनी सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल लेवल पर ही पॉसिबल नहीं है, तो फिर इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? इस इंजन से हमें यह पता चलता है कि अगर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी का इंजन बनाना हो तो क्या क्या चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। कार्नोट भाई साहब कहते हैं कि भाई ऐसा इंजन तो तुम नहीं बना सकते, लेकिन जो भी इंजन की प्रॉपर्टीज इसके सबसे ज्यादा क्लोज होंगी और वो बिल्कुल ऐसे ही काम करता होगा जैसे मेरा ये थ्योरेटिकल इंजन करता है, तो उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। भाई ये ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं बन सकता, लेकिन हम अगर हमें ये कॉन्सेप्ट भी ना पता होता तो हम अंधेरे में तीर चला रहे होते। हमको पता ही नहीं होता कि यार इंजन में क्या क्या यूज करूं जिससे एफिशिएंसी बढ़े। तो इन्होंने बोला कि ये चीजें यूज करो, ये तो थ्योरेटिकल है तो इसकी मान लेते हैं एफिशिएंसी 100% है, बट तुम्हारी प्रैक्टिकली 100% नहीं आएगी जब तुम इस डिजाइन का इंजन बनाओगे, लेकिन उस डिजाइन से तुम्हारी एफिशिएंसी मैक्सिमम जरूर आएगी। उसके अलावा किसी भी और तरीके से इंजन बनाने से उतनी एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। ठीक। अच्छा, कार्नोट इंजन के पार्ट्स क्या हैं? कार्नोट इंजन का ऑब्वियसली हीट इंजन है, तो हीट इंजन की तरह वही पार्ट है इसका। एक सोर्स है जहां से एक वर्किंग सब्सटेंस जो है वो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा। अच्छा, एक सिंक है जहां पर वर्किंग सब्सटेंस हीट को रिजेक्ट करेगा। ट्रेन वाले एग्जांपल में सिंक क्या है? सराउंडिंग्स है ना, वहीं पे तो हीट फेंकता है इंजन। तो एक सिंक है जहां पर वर्किंग सब्सटेंस काम खत्म होने के बाद हीट को रिजेक्ट करेगा। ठीक है। एक इंसुलेटिंग स्टैंड रहता है। इंसुलेटिंग स्टैंड मतलब एक ऐसी चीज जो इंसुलेटिंग है, जिसके थ्रू हीट पास नहीं हो सकती।
फिर एक ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो वॉल्स हैं वो परफेक्टली एडियाबैटिक हैं। एडियाबैटिक वॉल्स क्या हैं? अब आपको एडियाबैटिक, आइसोथर्मल वगैरह टर्म्स नहीं पता है और सीधा कार्नोट इंजन पढ़ने आ गए हो तो थोड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि अगर आपने शुरू से चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपको एडियाबैटिक, आइसोथर्मल ये सारी चीजें पता हैं, तब तो कार्नोट इंजन आप पढ़ लो आके। और अगर नहीं पता है तो पहले वो टर्म समझ लो, क्योंकि इसमें हम लोग बार बार यूज करेंगे उन टर्म्स को, वर्क डन के फॉर्मूलों को। फिर आप सोचोगे ये क्या हो रहा है, तो आपको पहले स्टार्टिंग का चैप्टर आना चाहिए, तब आपको ये टॉपिक जो है, ये वीडियो जो है बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा, सो वॉल्स क्या होनी चाहिए? परफेक्टली एडियाबैटिक वॉल्स होनी चाहिए। एडियाबैटिक वॉल्स वो होती हैं जिनके थ्रू हीट एक्सचेंज हो ही नहीं सकता, और परफेक्टली एडियाबैटिक वॉल्स का मतलब है कि हीट एक्सचेंज हो ही ना, जीरो हीट एक्सचेंज, पॉइंट माइक्रोजूल हीट भी इधर उधर ना जाए, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज प्रैक्टिकली कोई भी सब्सटेंस परफेक्टली एडियाबैटिक नहीं होता। तो पहली चीज तो यही आ गई कि भैया परफेक्टली एडियाबैटिक वॉल्स लाओगे कहां से? ठीक, फिर कार्नोट बोलता है कि इसका जो बेस है वो परफेक्टली कंडक्टिंग होना चाहिए। परफेक्टली कंडक्टिंग मतलब वो हीट को पूरा खुले में आने जाने दे, मतलब बिल्कुल भी ना रोके। ठीक है, पूरी हीट, जितनी हीट जाना चाहे यहां से अंदर जाए, जितनी हीट जाना चाहे यहां से बाहर जाए। परफेक्टली कंडक्टिंग मटेरियल भी कोई नहीं होता, तो बेस भी नहीं बन सकता। ठीक, फिर वो कहता है कि वर्किंग सब्सटेंस शुड बी एन आइडियल गैस, ये भी नहीं हो सकता, थ्योरेटिकल है ना सारा, मतलब प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। आइडियल गैस होना चाहिए वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस कैसे हो सकता है? क्योंकि परफेक्टली आइडियल कोई भी गैस नहीं होती। फिर वो बोलता है कि इसके ऊपर एक पिस्टन लगाए, पिस्टन ऊपर नीचे होएगा ना, गैस कंप्रेस होएगी, ऊपर होएगा नीचे होएगा, तो जो पिस्टन है दैट शुड बी फ्रिक्शनलेस। अब फ्रिक्शनलेस पिस्टन कहां से लाओगे, है ना? अच्छा, सोर्स और सिंक की जो थर्मल कैपेसिटीज हैं वो इनफाइनाइट होनी चाहिए। थर्मल कैपेसिटी का क्या मतलब है? थर्मल कैपेसिटी का मतलब है कि सोर्स से जितनी मर्जी हीट ले लो, उसका टेम्परेचर चेंज ना हो, और सिंक में जितनी मर्जी हीट गिरा दो, फेंक दो, रिजेक्ट कर दो, उसका टेम्परेचर चेंज ना हो, ये भी पॉसिबल नहीं। सो देयर आर सम एजम्पशंस इन कार्नोट इंजन विच आर नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, लेकिन कार्नोट कहता है ठीक है यार, तुम अब देखो, तुम रैंडमली इंजन बना रहे हो, तुमने कार्नोट इंजन नहीं पढ़ा, तुम रैंडमली इंजन बनाने बैठ गए, तो तुमको क्या पता कि कैसा वर्किंग सब्सटेंस लूं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी आए। कार्नोट बोलता है कि आइडियल गैस जो है वो वर्किंग सब्सटेंस लेने से मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है। तो आपके पास ऑप्शन में 10 गैसेस पड़ी हैं, तो आपको पता है ना मेरे को वो वाली लेनी है जो इन कंडीशंस में सबसे ज्यादा आइडियल बिहेवियर शो करती है ना? तो प्रैक्टिकल इंजन बनाने में इससे हमें बड़ी मदद मिलती है। अच्छा, इसमें होती हैं 4 स्टेजेस, ये ग्राफ को मैं अभी समझाता हूं। कार्नोट इंजन वर्क करता है 4 स्टेजेस में। पहली स्टेज को बच्चों बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक तो हम कार्नोट इंजन यहां पे पूरा समझने वाले हैं, और उसके बाद हम कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का, जो किसी भी हीट इंजन पे भी फिर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसका फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, पहला जो स्टेप है कार्नोट इंजन में वो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या है? तो सबसे पहले अपन ने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस सिलेंडर को उठा के इस सोर्स पे रखना है। थ्योरेटिकल है सारा, ऐसे नहीं बोलो कैसे उठा के रखें, ठीक है, एक प्रोटोटाइप दिया जा रहा है आपको। तो आप सबसे पहले इस सिलेंडर को उठा के सोर्स पे रखेंगे। सिंस इसकी जो वॉल्स हैं वो परफेक्टली एडियाबैटिक हैं और इसका जो बेस है वो परफेक्टली कंडक्टिंग है, तो सिंक से क्या होगा, ये आइडियल गैस हीट एब्जॉर्ब करने लगेगी। और माना गया कि ये जो पहला वाला प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इसका मतलब है कि जब ये इस पे पड़ा हुआ है तो जितनी भी हीट ये गैस एब्जॉर्ब करेगी वो सारी की सारी हीट इस गैस की एक्सपेंशन में खर्च होगी, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। भाई अगर कोई गैस हीट एब्जॉर्ब कर रही है और वो हीट को सारी खर्च करे ही ना, तो कुछ हीट उसके अंदर इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होकर रह जाएगी जो उसका टेम्परेचर बढ़ाएगी। लेकिन अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, इसका मतलब है वो जितनी भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सारी की सारी एक्सपेंशन में खर्च कर दे रहा है, जिससे उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो ये वाला जो हमारा स्टेप है पहला वाला, ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। हमने पीवी ग्राफ बनाया इस कार्नोट इंजन के लिए। यहां पर इंजन गया ए से बी में, ये देखो एक्सपेंशन हो रहा है ना, ये वॉल्यूम की एक्सिस है, ये प्रेशर की एक्सिस है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये एक्सपेंशन ए टू बी, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम V1 था शुरू में और प्रेशर P1 था, और उसके बाद जब ये स्टेप खत्म हुआ तो वॉल्यूम V2 हो गया और प्रेशर P2 हो गया। मान लेते हैं n नंबर ऑफ मोल्स हैं और इस वक्त T1 इसका टेम्परेचर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वर्क हुआ है W1 किस पे,
इंजन ने नहीं किया, इंजन पे हुआ है ना। W1 वो क्या है 2.303 nRT log V2 बाय V1। अब बोलोगे ये फॉर्मूला कहां से आया, तो मैंने बोला है कि जिन्होंने प्रेशर बोलने वाला था मैं, चैप्टर शुरू से पढ़ा हुआ है, प्रेशर कहां से पढ़ोगे, चैप्टर शुरू से पढ़ा हुआ है वही देखें। इसको तो बताया गया था कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो गैस का वर्क होता है वो ये होता है, ठीक। अच्छा इसको ले लो, नंबर 1 ले लेना, ठीक। सेकंड स्टेप है कार्नोट इंजन में विच इज कॉल्ड, अच्छा ये किसके इक्वल है, ये ऑब्वियसली किसके इक्वल होगा, जो हीट एब्जॉर्ब करी है कार्नोट सॉरी इस आइडियल गैस ने जो हीट एब्जॉर्ब करी है इस केस में, ये W1 उसके बराबर होगा ना, क्योंकि सारी की सारी हीट ही तो उस वर्क में यूज हुई है। तो मान लेते हैं इसने Q1 हीट एब्जॉर्ब करी जो मैंने यहां पे दिखाया, ठीक। सेकंड वाला जो इसमें रहता है स्टेप रहता है वो होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। सेकंड स्टेप क्या होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अच्छा कमेंट कर दो फटाफट, पॉज करके कमेंट कर दो। कोई और वीडियो चाहिए, कैसी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है, चलो अच्छी बात है, मेरे से कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो ये जरूर बताओ कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, क्या चाहिए, कौन से टॉपिक चाहिए, वन शॉट, डेरिवेशन, जेई, नीट, सीबीएसई, जरा मैं देख लूं भाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को चाहिए क्या, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपके लिए काम करूंगा। तो पॉज करके एक छोटा सा कमेंट छोड़ दो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो थैंक यू बोल सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके काम का है तो, और अब प्ले करके आगे बात करते हैं। सो सेकंड स्टेप इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन कौन सा स्टेप है, अब कार्नोट बोलता है अब जितनी हीट भरनी थी इसने भर ली, अब इसको यहां पे ले आओ, अब जो हीट ये प्रीवियसली भर चुका है उसकी मदद से इसे एक्सपेंड होने दो, क्योंकि ये तो इंसुलेटिंग स्टैंड है ना, नीचे बेस कंडक्टिंग था लेकिन हमने उसको इंसुलेटर के ऊपर रख दिया तो वो भी इंसुलेटर हो गया, वॉल्स पहले से ही एडियाबैटिक है, अब हीट कहीं निकलेगी नहीं, तो अब हीट जो इसने फर्स्ट स्टेप में एब्जॉर्ब करी है उसको यूज करके ये एक्सपेंड करेगा, तो वर्क करेगा। तो ये जो वर्क करेगा, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर T1 से T2 चेंज हुआ तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा ना भाई, जब ये एक्सपेंड हो रही है गैस और हीट कहीं से ले नहीं रही तो एक्सपेंशन में क्या होगा, इसका टेम्परेचर डाउन होगा, क्योंकि ये वर्क करेगी तो टेम्परेचर डाउन होगा। तो कितना वर्क करेगी, W2, एंड दैट W2 इज NR, मान लेते हैं टेम्परेचर T1 से T2 चेंज हुआ तो NR क्या होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, तो वर्क डन हो गया सेकंड स्टेप में ये। तीसरा स्टेप होता है इसमें आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब हमने क्या किया कि इस इंजन को उठा के सिंक पे रख दिया, अब सिंक बेस तो इसका कंडक्टिंग है, अब हम क्या करेंगे इसको धीरे धीरे धीरे, एक बात आपको पता होगी आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन या मतलब कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो हमेशा स्लोली होता है, क्योंकि अगर उसको बहुत फास्ट करोगे, अगर आप सडनली किसी गैस को कंप्रेस करते हो तो आप प्रोसेस को आइसोथर्मल नहीं रख पाओगे, क्योंकि उस कंप्रेशन से गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और सडनली खींचते हो तो गैस का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो सडन प्रोसेसेस कैन नॉट बी आइसोथर्मल। तो आपने इसको इस पे रखा, धीरे धीरे इसको दबाया, तो जो दबाने से जो हीट पैदा हुई क्योंकि बेस कंडक्टिंग है वो जुम सिंक में रिजेक्ट कर गई, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो तीसरा स्टेप जो है भाई साहब, अच्छा नोट्स चाहिए आपको, नोट्स इसके एक तो मैं ये वाली जो स्लाइड्स हैं ये लगा देता हूं, है ना, तो वहां से नोट्स आपके हो जाएंगे, तो उनको यूज कर लेना। तीसरा स्टेप जो है, तीसरा स्टेप क्या बताया आपको, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तीसरा स्टेप है आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसमें वर्क डन क्या हुआ, अब इसमें हीट गेन करी है कि रिजेक्ट करी है, इसमें हीट रिजेक्ट करी है, इसमें हीट क्या करी है, रिजेक्ट करी है, इसलिए मैंने आइसोथर्मल कंप्रेशन वाला। अच्छा सेकंड स्टेप एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये वाला B से C है ना, वॉल्यूम V2 से V3 चेंज हो गई, प्रेशर P2 से P3 चेंज हो गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कंप्रेशन वाला, तो वापस चलते हैं, अब वॉल्यूम डिक्रीज होगी ना भाई, एक्स एक्सिस में वॉल्यूम है, इधर जा रहे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इधर जा रहे तो वॉल्यूम घट रहा है, ये वॉल्यूम बढ़ा, ये वॉल्यूम बढ़ा, अब वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है। तो तीसरे स्टेप में टेम्परेचर रहा सेम लेकिन वॉल्यूम घट गया, तो इसका जो वर्क डन है, इस केस में जो वर्क डन हुआ वो W3 हुआ, एंड दैट इज अगेन 2 आइसोथर्मल है ना, 2.303 NR, इस वक्त टेम्परेचर क्या हो गया, NRT2 log
इस बार वॉल्यूम क्या है V3 बाय V2 है ना। वॉल्यूम कहां से कहां चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ सॉरी V3 से V4, वॉल्यूम चेंज हुआ V3 से V4। तो फाइनल वॉल्यूम यानी कि V4, फाइनल वॉल्यूम यानी कि V4 डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम यानी कि V3। ठीक, क्लियर, ओके। नाउ द फोर्थ स्टेप इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। फोर्थ स्टेप इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन क्या है? अब आपने इसको उठा के वापस यहां रख देना है और इसको कंप्रेस करना है। अब आपके लास्ट टाइम जब आपने इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया, फोर्थ स्टेप में जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो हीट तो कहीं बाहर निकल नहीं पाएगी, बेस से ही निकलती है ना हीट, और बेस तो आपने इंसुलेटिंग स्टैंड पे ठोक दिया लाके। तो जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो हीट पैदा होगी, कंप्रेशन से हीट पैदा होगी, बेचारी बाहर निकल नहीं पाएगी, तो टेम्परेचर वापस बढ़ेगा। और हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल अब देखो, पहले स्टेप में टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, दूसरे स्टेप में टेम्परेचर गिरा, तीसरे स्टेप में चेंज नहीं हुआ, तो अभी हम जिस टेम्परेचर से चले थे वहां तो वापस नहीं आए ना, अब हम वापस आएंगे। चौथे स्टेप में हमने इसको दबाया, इसका टेम्परेचर वापस बढ़ा के, स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना था, स्टार्टिंग में टेम्परेचर सपोज था T1, तो हमें वापस बढ़ा के इसका टेम्परेचर क्या कर देना है, वापस बढ़ा के हमें इसका टेम्परेचर क्या कर देना है, T1 कर देना है। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा NRW4, NR इस बार फाइनल टेम्परेचर है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। और आप क्लियरली देख सकते हो ये वाला वर्क डन इस वाले वर्क डन का नेगेटिव है, या बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ T2 माइनस T1 है, वहां T1 माइनस T2 है। तो पूरे ही प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। ठीक है, जहां से चले उसी स्टेट में वापस आ गए ना, बिल्कुल, तो पूरा प्रोसेस क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। तो नेट वर्क डन क्या हुआ, नेट वर्क डन हुआ W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो जब आप इन चारों वर्क्स को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली W2 और W4 तो कट ही जाएगा, उनके साइन अपोजिट हैं, और वो पहले वाला 2.303 NRT1 लॉग वो क्या था, वो था V2 बाय V1 प्लस ये 2.303 NRT2 log V4 बाय V3 बचेगा, log V4 बाय V3। सो दिस इज द नेटवर्क डन। अच्छा, हम लोग एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं एफिशिएंसी का। किसी भी इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है कि उसने कितना वर्क किया, तो वर्क इसने किया W, और डिवाइडेड बाय हीट कितनी एब्जॉर्ब करी, हीट इसने कितनी एब्जॉर्ब करी, Q1। अगर हम बोलते हैं कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी है 70%, तो हमारा मतलब ये होता है कि वो जितनी भी हीट ले रहा है उसका 70% ही एक्सटर्नल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, बाकी वेस्ट हो रहा है। सो एफिशिएंसी इज W बाय Q1, W नेट वर्क डन है ना, जितने भी स्टेप्स हैं इंजन में वर्क डन नेट, तो नेट वर्क डन ये हो गया, और Q1 से इसको डिवाइड कर दें तो एफिशिएंसी हो जाएगी दिस, इसमें क्या क्या कॉमन आ गया, 2.303 NR कॉमन आ गया, T1 log V2 बाय V1 यहां बचा, प्लस T2 log V4 बाय V3 यहां बचा, डिवाइडेड बाय Q1, डिवाइडेड बाय Q1। और Q1 क्या था भैया, Q1 तो W1 के बराबर ही था ना, तो W1 से इसको डिवाइड कर दो, W1 से इसको डिवाइड कर दिया तो 2.303 NRT log V2 बाय V1, NRT1। क्या क्या कटा, जो कट रहा काट दो, ये कट रहा है NR से NR कट गया। ठीक है, अब इस पूरे को इसके नीचे ले लो, ये तो सेम ही है, डिनोमिनेटर ना दोनों के नीचे आ सकता है, इसको इसके नीचे ले लिया तो 1 आया, और इसको इसके नीचे ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो एफिशिएंसी हो गई 1 प्लस उसको दूसरे वाले के नीचे लिया ना, तो ऊपर आएगा T2 log V4 बाय V3,
T2 log V4 by V3, T2 log V4 by V3 upon T1 log V2 by V1, ठीक है, इसको हम ले लें 1। अच्छा, पहला प्रोसेस क्या था? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आप जानते हो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है, तो पहले प्रोसेस के लिए हम लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। दूसरा प्रोसेस एडियाबैटिक था। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए PV रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। सेकंड स्टेप में जो प्रेशर चेंज हुआ वो P2 से P3 हुआ, वॉल्यूम V2 से V3 हुई, तो हम लिख सकते हैं ये, ठीक है। अगेन थर्ड स्टेप वाज आइसोथर्मल, तो हम लिख सकते हैं P3 V3 इक्वल टू P4 V4, एंड द फोर्थ स्टेप वाज एडियाबैटिक, सो वी कैन राइट P4 V4 रेज टू पावर गामा इक्वल टू P1 V1 रेज टू पावर गामा। नाउ अगर हम इन चारों को मल्टीप्लाई कर दे, यहां पे हम लोग लिख देते हैं सिंस, ठीक है, तुम लिख देना क्योंकि डेरिवेशन है, थोड़ा उस हिसाब से करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप वाज एडियाबैटिक, तो ये लिख दिया। सेकंड वाज, फर्स्ट स्टेप वाज आइसोथर्मल, सेकंड वाज एडियाबैटिक, थर्ड स्टेप वाज आइसोथर्मल, फोर्थ वाज एडियाबैटिक। नाउ इन चारों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हम ये लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कराए, P1 P2 P3 P4, P1 P2 P3 P4, V1 V3, गामा वालों को मैं एक साथ लिख रहा हूं ना, V1 V3 और V2 V4 की पावर गामा, V2 V4 की पावर गामा इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई कराया, P1 P2 P3 P4 आ जाएगा, P1 P2 P3 P4 और V2 V4 और V3 V1 की पावर गामा। अब देखो क्या क्या कटा, ये कटा, ये कटा। हमें प्रूव करना है, हमारी जो एफिशिएंसी है वो टेम्परेचर की टर्म्स में आ जाए, तो हमें इन दोनों का रिलेशन प्रूव करना है। ये दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे, अभी देखना, ठीक। यहां पे लिख रहा हूं अब। अच्छा, क्या बचा? यहां पे ये बच रहा है ना, V1 V3 ये है और V1 V3 का पावर गामा है, तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो मैं लिख सकता हूं V1 V3 होल की पावर, इधर क्या था 1, तो 1 माइनस गामा इक्वल टू, सिमिलरली इसको इधर ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूं V2 V4 होल की पावर 1 माइनस गामा। अब दोनों तरफ पावर सेम है तो हटी जाएंगी, तो V1 V3 इक्वल टू V2 V4, जहां से अपने को पता चलता है कि V3 बाय V4 इज V2 बाय V1, V3 बाय V4 इज V2 बाय V1। अब आपको लॉग की एक प्रॉपर्टी पता होगी, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि log a रेज टू पावर b इक्वल टू b log a, है ना। ये जो पावर रहती है ये जंप करके यहां आ जाती है, तो अगर ये पावर -1 हो, मतलब कि ऐसे ऐसे है ये, ठीक है, अगर मैं बाहर माइनस लगा दूं तो ये माइनस यहां लाया जा सकता है, ठीक। इसका मतलब ये है कि अगर हम log का रेसिप्रोकल कर दें, है ना, जैसे अगर मैं लिख रहा हूं log 1 बाय a, है ना, तो log 1 बाय a क्या होगा, log 1, एक और प्रॉपर्टी भी होती है ना log की, अभी मैं आपको बताता हूं, अभी समझ में आएगा। एक और प्रॉपर्टी भी होती है log की कि log a बाय b, log a बाय b क्या होता है, log a बाय b होता है log a माइनस log b, log a बाय b होता है log a माइनस log b। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करके एक काम किया जा सकता है, अगर log 1 अपॉन a है, यानी किसी नंबर के रेसिप्रोकल का log है, तो log 1 अपॉन a को यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन राइट log 1 माइनस log a, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो log 1 अपॉन a इक्वल टू माइनस log a, log 1 अपॉन a इक्वल टू माइनस log a। क्या इस प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं, इस प्रॉपर्टी की जरूरत ही नहीं पड़ी, रहने दो, ठीक है। log 1 अपॉन a इज माइनस log a, इसका मतलब है कि अगर log के साथ आगे माइनस का साइन ले लिया जाए तो a का 1 अपॉन a हो जाता है, यानी log के साथ वाली जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल कर सकते हो अगर बाहर माइनस का साइन लगा दो। तो अगर मैं v4 बाई v3 की जगह इसको v3 बाई v4 लिख दूं तो मैं जो बाहर प्लस की जगह क्या साइन लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, है ना। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ईटा इक्वल टू, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, देखो एक मिनट,
ये। इसके बाद के स्टेप्स हैं ये, ठीक। वो तो आपका रफ में है, वो तो मैं आपको अलग चीज समझा रहा था, समझ में आ गई तो मैं उसको मिटा देता हूं, ठीक। तो इसके बाद के स्टेप्स हैं ये। तो आपने क्या करना है, ये 1 माइनस करके इसको लिख दोगे T2 बाय T1, तो ये हो जाएगा log V3 बाई V4, है ना। बाहर माइनस ले लिया तो रेसिप्रोकल कर दिया, V3 बाई V4 डिवाइडेड बाय log V2 बाई V1। अब हमने प्रूफ कर दिया कि V3 बाई V4 और V2 बाई V1 बराबर हैं, तो ये कट जाएंगे। क्या बचेगा एफिशिएंसी 1 माइनस T2 बाय T1। तो ये आपको देगा एफिशिएंसी का फॉर्मूला कार्नोट इंजन का। यहां तक डेरिवेशन के लिए ये आता है। और साथ ही साथ ये भी बोला जाता है कि ऑल्सो प्रूव दैट T2 बाई T1 इज Q2 बाई Q1, विच इज वेरी सिंपल। पीछे हमने ईटा क्या निकाला था, W बाई Q1, और W क्या निकाला था, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। Q1 बाय Q1 इज व्हाट, 1 माइनस Q2 बाय Q1। तो हीट की टर्म्स में जो एफिशिएंसी होती है वो तो ये होती है ना। हीट की टर्म में एफिशिएंसी ये होती है। तो कंपेयरिंग दिस एंड दिस हम बोल सकते हैं भाई, ईटा की जगह ईटा है, 1 की जगह 1 है, माइनस की जगह माइनस है, तो हम बोल सकते हैं कि Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू T2 बाय T1। तो ये भी आपको प्रूव करना आ सकता है, बट एफिशिएंसी तक अगर निकालने को आया हो तो ये है। समझ में आई बात। अच्छा, नोट्स में आपको इसके साथ अटैच कर दूंगा, स्लाइड्स भी आपको दे रहा हूं ताकि आप वहां से रिवाइज कर पाओ। बहुत सारी चीजें हैं इस चैनल पे आपके क्लास 11 12 फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना। आपके काम के वीडियोस के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।